आपको नहीं लगता है कि रेडियोग्राफर्स का काम बस एक्सरे बटन दबाना और एक्सरे देना और एक्सपोजर देना और एक्सरे रूम में पेशेंट्स को देखने का काम होता है। बट एक्चुअल में एक रेडियोग्राफर एक पार्ट टाइम फिजिसिस्ट होता है, एक पार्ट टाइम एक्सपर्ट भी होता है और एक फुल टाइम मेडिकल प्रोफेशनल भी होता है। ये तो हो गया रेडियोग्राफर के बारे में, क्या लोग समझते हैं एंड वो एक्चुअल में कौन होते हैं। बट अब हम बात करेंगे कि एक रेडियोग्राफर को वाइल स्टडीइंग क्या क्या डिफिकल्टीज आती है एंड जो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कोई भी आपको नहीं बताता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफिकल्टीज वी फेस इन आवर BRIT डिग्री एज अ रेडियोग्राफर स्टूडेंट। लाइक स्टडी मटेरियल्स में क्या डिफिकल्टीज आती है, क्लासेस में क्या होती है, प्रैक्टिकल लाइफ के नॉलेज में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पर उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट वन विच इज़ यूनिक financial burden of the study material. Yes, you have to spend a lot of money on your study material. Like ये कोई नॉर्मल एनाटॉमी बुक के आपका तो काम चलेगा नहीं पूरे 3 साल या 4 साल। तो आपकी जो कॉस्टली बुक्स होती हैं उनकी जो प्राइसेस होते हैं यू हैव टू पे इट और आपको बुक खरीदनी पड़ती है। एंड अगर आप अच्छे कॉलेज में हो, अगर आप बुक बोरो कर सकते हो तो भी एट द सेम टाइम आपको सारी बुक्स कवर करना बहुत मुश्किल रहता है। लाइक पोजीशनिंग की बुक, रेडिएशन फिजिक्स की बुक्स, CT एंड MRI की अलग डिटेल स्टडी करना होगा एंड एवरीथिंग। वो सारी चीज़ें मिलाकर सारी स्टडी मटेरियल मिलाकर बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जैसे मेरे केस में मैं इस कॉलेज में हूँ, मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट बैच में मैं आती हूँ, तो मेरे पास कोई सीनियर नहीं थे बुक्स फॉलो करने के लिए। जब मैं शॉप्स में गई बुक्स खरीदने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी वो, तो मुझे खुद शॉप उन्होंने कहा कि मेडिकल बुक्स जल्दी आपको नॉर्मली नहीं मिलती हैं, आपको या तो उसे बोरो करना पड़ेगा कहीं से या फिर आपको बाई चांस अगर सेकेंड हैंड कहीं मिल गई तो ठीक है। तो बेसिकली रेडियोग्राफी की बुक आपको इजीली अवेलेबल कभी भी नहीं होगी एंड स्टडी मटेरियल भी अगर आपको ऑनलाइन मिलेंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। उसमें या तो आपको कोई एक्सपेंसिव ऐप्स मिलेंगे और उसमें बहुत कम स्टडी मटेरियल्स आपको मिल पाते हैं। तो लाइक ये एक बुक मैंने ली थी जब मैं स्टार्ट कर रही थी, बीडी चौरसिया की जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपने फर्स्ट ईयर में बेसिस को समझना। बट दिस बुक अलोन इज़ नॉट इनफ to study anatomy in BRIT. So again, I bought this one, the Handbook of Osteology, written by Spodar. And again, ये बुक मैंने खरीद ली। मुझे लगा कि ये बुक काफ़ी होगी मुझे एनाटॉमी के लिए सब कुछ, बट इसके बाद मुझे ये भी इसके बाद मुझे ये खरीदनी पड़ी। एंड इसमें भी मेरे पूरे रेडियोग्राफी का, आई थिंक BRIT का, सिर्फ आप बोन्स का स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग आप इसमें कवर कर पाओगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपका सिर्फ बेसिक मैथ है। सो यस, आपकी बेसिक्स की बुक्स ही बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ पर्सनैलिटी बिल्डिंग। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप रेडिएशन की पढ़ाई पढ़ रहे हो एंड आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, आप अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू बिल्ड एन ऑरा ऑफ एब्सोल्यूट काम एंड कॉन्फिडेंट एंड ऑथोरिटी टू मेक द पेशेंट्स टू ट्रस्ट। सो एट द सेम टाइम आपको एक पूरी पर्सनैलिटी बिल्डअप करनी पड़ती है ताकि आप उस पूरे मेडिकल प्रोफेशनल्स को उसमें फिट इन हो पाओ। एंड आपको बहुत एक कॉन्फिडेंट और एंड सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। आप पेशेंट्स के साथ आपका बिहेवियर एंड एवरीथिंग, आप कैसे उस चीज़ को कैरी कर रहे हो, ये सेकंड चीज़ होती है जो आपको एट द सेम टाइम सीखनी होती है। साथ साथ वाइल यू आर लर्निंग यू हैव टू लर्न योर बिहेवियर्स एंड पर्सनैलिटी एवरीथिंग एट द सेम टाइम। तो ऐसा लगता है कि आप एक नॉर्मल से अभी आपने 12th पास किया या आप नीट की तैयारी कर रहे थे, एक एस्पिरेंट थे, एंड अचानक से आपको ऐसा लगता है कि रातों रात एक प्रोफेशनल फील्ड में उठा के रख दिया जाता है। Now coming to the third part, which is about two different domains. Yeah, you have to maintain your personality in two different domains. Like एक टाइम पर आप सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप शिफ्ट्स अटेंड कर रहे हो, आप हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ हो, अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग आप मोडालिटीज़ को हैंडल कर रहे हो। एंड अगेन आपका नेक्स्ट शिफ्ट में आपके एग्जाम्स हैं जहाँ पर आपको जाकर अपने बेसिक्स नॉलेज और बुकिश नॉलेज के बारे में आपको पूरा डिटेल वहाँ पर करना है। एंड अगेन वो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आप जाकर घर पर रेस्ट करने का बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, कि फिर से आपका वो एग्ज़ाम्स के टेंशन्स एंड सुबह की शिफ्ट्स के बारे में जो भी चीज़ें होती है। एक ह्यूमन नेचर है कि आपके ब्रेन में वो सारी चीज़, आपके माइंड में वो सारी चीज़ सर्कुलेट करने लगती है कि कौन सा पेशेंट के साथ क्या हुआ था एंड कौन सा पेशेंट कैसा आया था। डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं आपके पास, तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फिर आपका मतलब ये 2 डिफरेंट डोमेन हो जाता है कि एक तरफ आपका पेशेंट्स के साथ आप हैंडल कर रहे हो, पेशेंट के साथ आप चीज़ें देख रहे हो एंड मोडालिटीज़ कैसे वर्क करी सब कुछ बोध कर रहे होते हो। दूसरी तरफ अचानक से आपका बेसिक जो एग्जाम्स है, जो बुकिश नॉलेज है, फिजिक्स है एंड मोडालिटीज़ के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स एंड ऑल, ये आपके ज़्यादातर हमारा जो सिलेबस का क्लैश करता है वो
नर्सिंग के सिलेबस से या फिर अदर जो ज़्यादा बहुत फेमस पैरामेडिक फील्ड्स हैं, उनसे हमारा सिलेबस जो है वो क्लैश कर जाता है। हमारे प्रोफेसर्स हैं या हम भी कई दफ़ा वो चीज़ें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। लाइक अगर हमें ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है तो हम ज़्यादातर या तो सर्जिकल ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं या फिर बेसिक उसके पढ़ पाते हैं। लाइक नर्सिंग में उसके बेसिक्स वगैरह हैं, टैग्स वगैरह पढ़ लेते हैं, उतना ही पर छोड़ देते हैं हमारा नोट्स। फिर जब हम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो उस वक़्त उस चीज़ को डिफरेंशिएट करना एंड प्रोफेसर्स उसको डिफरेंशिएट मोस्टली नहीं कर पाते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लाइक फ्रैक्शन में हम लोगों को मोडालिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी होती है एंड सेफ्टी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइक एनेस्थीसिया अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे सिलेबस में एनेस्थीसिया जो ऐड कर दिया जाता है, बट हम क्लासेस में बैठ के पढ़ रहे हैं जो ओटी में एनेस्थीसिया वगैरह यूज़ किया जाता है या फिर इसके अलावा, बट एक्चुअल में हमें जो एनेस्थीसिया वगैरह पढ़ने होते हैं वो हमारे जो स्पेशल प्रोसीजर्स में जो लोकल एनेस्थीसिया यूज़ किया था, एमआरआई में जो छोटे बच्चों के लिए एनेस्थीसिया यूज़ किया था, तो बेसिकली हमें वो पढ़ना होता है। बट हमारा जो सिलेबस का क्लैश हो जाता है एंड इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा नोट जो था वो इधर हो जाता है, और जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड, तो हमें उसके आंसर्स पता ही नहीं होते। तो ये थी बेसिकली जो चीज़ें, जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने अपनी रेडियोग्राफी फील्ड की जर्नी में, बीआरआईटी की जर्नी में मैंने फ़ेस की है। आप लोगों ने अपने बीआरआईटी की जर्नी में क्या क्या फ़ेस किया है, या फिर आप अगर अभी बीआरआईटी कर रहे हो किसी कॉलेज से, तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उन सब चीज़ों को कैरी ऑन करने में, स्टडी मटेरियल्स में या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। आप शेयर कमेंट्स में ज़रूर लिखना हमारे एंड शेयर करना, ताकि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की चीज़ों को, बीआरआईटी के बारे में एक दूसरे के साथ हम नॉलेज अपना शेयर कर पाएँ।